चलो चैप्टर 1 सॉल्यूशंस, टॉपिक है बच्चों सॉल्युबिलिटी। आज पहले दिन हमने क्या किया था, मोल, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमने पिछले साल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था, याद है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी का जनरल मतलब है कोई सोल्यूट कितना घुलता है सॉल्वेंट के अंदर, कोई सोल्यूट कितना एक्सटेंड डिसॉल्व होता है सॉल्युबिलिटी में, किसी भी सॉल्वेंट में, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। हमारे कोर्स में 3 तरह के सॉल्युबिलिटी है। पहला है सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा है गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, और तीसरा लिक्विड इन लिक्विड। वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ 2 चीजें पढ़ते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, जैसे चीनी पानी के अंदर घोला, चीनी सॉलिड, पानी लिक्विड, है ना? चीनी पानी के अंदर घोला तो इसके तुम्हें 3 केसेस याद रखने, मैंने 2 लिखवाए हैं लेकिन मैं आपको समझा 3 रहा हूं, तीसरा ऐसे ही शॉर्ट में लिख लेना। पहला है बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, ये नहीं लिखवाया, सुन लो। लेकिन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज मतलब मेरे पास पानी है 1 लीटर, पानी फिक्स है, चीनी मैं बढ़ाता जा रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं चीनी बढ़ाता जाऊंगा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ज्यादा घुलेगा ना, ज्यादा चीनी डालोगे ज्यादा सॉल्युबल होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे चीनी बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके आगे तुम चीनी बढ़ाते चले जाओ, वो नहीं, घुलना बंद हो जाएगा कंसंट्रेशन। क्यों? उस पॉइंट को सैचुरेटेड बोलेंगे ना। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि मैं अब चीनी मिला रहा हूं, घुल ही नहीं रही, क्योंकि पानी पूरी तरह भर गया है, उसके सारे सरफेस एरिया को चीनी ने ले लिया है। तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो पूरी तरह से जब यूज हो जाता है तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। फिर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है? अब उसी चीनी पानी को मैं गर्म करूं तो क्या होगा? और ज्यादा तेज घुलेगी। अगर चाय गर्म करते हैं तो जल्दी जल्दी चीनी घुलती है ना उसमें। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एवरी सॉलिड एंड लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, फैलते हैं और जगह बन जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना? इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सॉलिड लिक्विड के अंदर। आपने लिखना है अगर मेरे पास चीनी और पानी है, मैं उसको ऐसे दबा रहा हूं, प्रेशर दे रहा हूं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस ही नहीं होते। आप उसे कितना भी कंप्रेस करो, पानी तो पानी रहेगा, सॉलिड सॉलिड ही रहेगा। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर बढ़ाओ घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ना सॉल्युबिलिटी पे, तो नो इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है? फिर गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ध्यान से सुनना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के गैस में। इसको एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ बनाई, उसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरी ने बोला जैसे कोक है, कोक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं ना, कोक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल, जितना प्रेशर से डालेंगे उतनी ज्यादा गैस जाएगी ना। तो उसने यही बोला हेनरी ने कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कौन है यहाँ? गैस। जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व करनी है उतने ज्यादा प्रेशर लगाओ गैस का, है ना? जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैस की डिसॉल्व होगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड या पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। गैस के प्रेशर पे डिपेंड करेगा कितनी गैस लिक्विड के अंदर घुल रही है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया उसने तो KH लाया, वो अपना कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट KH, है ना? तो KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, वो उसकी वैल्यू देंगे। वो लिक्विड गैस टू गैस वेरी करती है, हेनरी कांस्टेंट वो आपको देंगे, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू वो आपको देंगे। SI यूनिट इज पास्कल के ही बराबर होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो जो प्रेशर की यूनिट है वही KH की भी यूनिट है, तो पास्कल। KH की SI यूनिट क्या हुई? पास्कल।
तो SI यूनिट ऑफ KH इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, KH की भी वही यूनिट। ठीक है जी। अब इसमें ना दो केस हैं जी, इसमें पार्ट 1 मैं आपको दोनों केस है और फिर न्यूमेरिकल बता रहा हूं, ध्यान सुनना। मान लो पहला केस यही है कि x2 का फॉर्मूला लगा दो। x2 क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। पिछली क्लास में हम लोग आए थे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये पहला केस है। ये कब लगाना पता है, जब गैस और पानी, गैस और लिक्विड ऑलमोस्ट बराबर बराबर हो। बराबर मतलब एक थोड़ा सा कम हो, थोड़ा फर्क हो, हल्का फुल्का फर्क हो। केस 2 फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, गैस बहुत कम, पानी बहुत ज्यादा। जैसे कोल्ड ड्रिंक धूप में रख दी, सारी उड़ जाती है, कुछ ना कुछ गैस फिर भी रह जाती है। तो पानी ज्यादा है तो शरबत शरबत लगता है वो, है ना। तो गैस सारी उड़ गई ऑलमोस्ट, पानी पानी बच गया, तो डाइल्यूट सोल्यूशन उसे कहते हैं। मतलब जो N1 है सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा होगा सोल्यूट से। मोल ऑफ सॉल्वेंट इज मच मच ग्रेटर देन मोल ऑफ सोल्यूट। उस केस में N1 पानी प्लस गैस, अप्रोक्सीमेटली पानी पानी लगेगा ना, गैस तो मिल ही जाएगी। पानी प्लस गैस बराबर पानी रहेगा। गैस तो खत्म है ना, बहुत ही कम है तो नेग्लेक्ट हो जाती, लगता है पानी पानी पी रहे हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। तो ये जो हेनरी लॉ वाला फॉर्मूला है उसको इतना लगाना बस। नीचे वाला जो N1 प्लस N2 है ना, उसका N2 उड़ा देना, क्योंकि वो तो बहुत ही कम है ना, वो तो नेग्लेक्ट कर देना उसको, तो खाली N1 बच जाएगा बस। तो N2/N1। तो ये कब लगाना है, जब मैं कहूं जी मैं पॉइंट कुछ मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 लीटर पानी में घोल रहा हूं, इतना मोल 1 लीटर में घुलेगा तो क्या होगा, नेग्लिजिबल। या मैं कहूं कि भैया मैं मिली मोल, मिली तो और छोटा हो गया ना, 0.001 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घोल रहा हूं, तो ये बहुत कम और ये बहुत ज्यादा, तो डाइल्यूट सोल्यूशन। ये आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना है कि ये फॉर्मूला लगना है कि ये लगना है। अगर मैं 40 या 400 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड 1 लीटर पानी में घोल रहा हूं तो ये लगाना हो, कंपेरेबल मासेस हो, कंपेरेबल वॉल्यूम हो। और अगर ये बहुत कम हो इससे तो अब डाइल्यूट वाला लगाना। जनरली यही लगता है, सीबीएसई में ज्यादातर यही लगाएंगे, बहुत कम है कि ये वाला लगाते हैं ये लोग। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं इसका। एक क्वेश्चन हेनरी लॉ का, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, फिर ऐसा आपको ये मिलेगा, ध्यान से सुनना। हेनरी लॉ पहला न्यूमेरिकल। अच्छा, हेनरी लॉ का पहला न्यूमेरिकल, ध्यान सुनना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ध्यान से सुनना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस dissolved in 1 liter of water if Henry constant of nitrogen gas is 3 into 10 की पावर 5 पास्कल और किलो पास्कल at 2 atmospheric pressure। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आपको जब कुछ नहीं दिया हो कि डाइल्यूट है कि नॉर्मल है, तो आप डाइल्यूट वाला ही यूज करना, क्योंकि बहुत कम डिसॉल्व होती है जब आप नॉर्मली बाहर से प्रेशर लगाते हो। तो क्वेश्चन ये है कि भैया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितनी गैस डिसॉल्व करी नाइट्रोजन की, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पी का क्या फॉर्मूला है, KH N2 / N1। प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं वो, 2 ATM। 1 ATM में इतने पास्कल होते हैं, इतने पास्कल। 1 ATM में 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। तो 2 ATM में कितने होंगे, इसके डबल कर दो। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी डालनी है, 2 into दिस, कितना होगा 2.026, डबल होगा ना पूरे का, इंटू 10 की पावर 5। KH उसने दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 3 into 10 की पावर 5 किलो पास्कल है वो। किलो का 1000 और आने वाला है, किलो है, यहाँ भी किलो विलो आता है तो किलो हटा के 1000 और लगा देना। ये मैंने KH डाला है। अब तुम्हें मैं एक वो N2 तुम्हें नहीं पता ना कितनी नाइट्रोजन है, तो उसका मोल तुम्हें कैसे पता होगा, उसका मोल ही नहीं पता।
अब N1 मतलब पानी का मोल, 1 मैंने बताया था चैप्टर स्टार्ट में, 1 किसको लेना है, सॉल्वेंट को, 2 किसको लेना है, सोल्यूट को। तो ये सोल्यूट है नाइट्रोजन और पानी क्या है, सॉल्वेंट। पानी है 1 लीटर, 1 लीटर अप्रोक्सीमेटली कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो गिवन मास पानी का कितना है, 1000। मोलर मास पानी का कितना होता है, 18। तो N कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 1000 और मोलर मास कितना, 18। याद कर लो 1 लीटर पानी में 55.5 मोल, बहुत काम आता है। 1 लीटर पानी में कितने मोल, 55.5 मोल। ये यार पैर में करके दिखा देना या सीधा भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझेंगे मोल कैसे है। तो N1 की वैल्यू कितनी है जी, 55.5। ऐसे बोले आधा लीटर पानी में कितने मोल, इसका आधा कर देना, 27 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, 27.75 मोल के आसपास आ जाएगा। तो 1 लीटर पानी में इतने मोल, याद कर लो। ठीक है, तो मैंने P डाल दिया, KH डाल दिया, N1 डाल दिया, बचा कौन, N2। N2 निकल जाएगा ना यहाँ से, क्रॉस मल्टी 10 की पावर 5 कट गया, सॉल्व करोगे N2 आ जाएगा। N2 आ जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लो मेरा आया 300 या 100 आया नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूं। मान लो मेरा सॉल्व करके कितना आ गया, 100 पॉइंट में आएगा, जो भी आएगा। अभी बस मेथड सुनो, ऐसा बुक में क्वेश्चन है वो करना। बुक में 2 क्वेश्चन है ऐसे, एक में बोला है सिर्फ मोल तक निकाल के छोड़ दो। यहाँ अमाउंट की जगह अगर वो बोलता, एक में बोला है अमाउंट हटा के उसने बोला हाउ मेनी मिली मोल ऑफ नाइट्रोजन इज डिसॉल्व्ड इन दिस। तो ये मोल ऑफ नाइट्रोजन पता चल गए हमें, मोल ऑफ नाइट्रोजन पता चल गए। मिली मोल क्या होता है, जो ये आंसर आएगा, ये तो मोल आया ना, कितने मोल आए, 100 मोल। तो इसको मिली में कैसे बदलेंगे, 100 मोल का मतलब 10 की पावर कितनी होती है, 2। मिली बनाने के लिए इसमें 3 और ऐड कर देना, तो 2 में 3 और ऐड कर दोगे कितने हो जाएंगे, 5। तो ये 5 मिली मोल हो जाएगा। क्यों करा मैंने 3 ऐड, मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। अगर मान लो मैं मिली हटा दूं, मिली का मतलब 10 की पावर क्या होता है, -3। तो 5 में से 3 जाके वापस क्या आ जाएगा, 2। तो अगर कभी मिली मोल निकालना हो तो 3 पावर और ऐड कर देना और आंसर मिली मोल में लिख देना, समझ लो। जैसे परसेंट में आंसर निकालना होता, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, तो 2 पावर ऐड करना। अभी मिली में निकालना है तो 3 पावर ऐड कर लेना, ठीक है। अगर मिली मोल पूछा है तो एक क्वेश्चन तो यही खत्म, जो मिली मोल पूछा है। अब मान लो मिली मोल नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा था, ध्यान से सुन लेना, 2 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। जहां पे मिली मोल पूछा है उसका आंसर यही है, छोड़ दो, बस 3 पावर और ऐड करके आगे मिली मोल लिख दो, है ना। अब मुझे पूछा है बताओ कि कितना अमाउंट नाइट्रोजन का डिसॉल्व हुआ। अमाउंट मतलब गिवन मास पूछ रहे हैं वो, W। अमाउंट मतलब क्या पूछ रहे हैं वो, गिवन मास। तो वो कैसे निकलेगा, देखो जरा ध्यान से। ये N2 मिल चुका है, N क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास और मोलर मास में से किसकी बात हो रही है, ये नाइट्रोजन की। गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, है ना। गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मोलर मास नाइट्रोजन का तो पता ही है, एक नाइट्रोजन क्या होता है 14, 2 नाइट्रोजन कितने हो गए 28। तो गिवन मास आपको नहीं पता, मोलर मास तो पता है, और ये 100 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2800 ग्राम। ऐसा आएगा नहीं तुम्हारा, तो पॉइंट वाइंड में आएगा क्योंकि ये डाइल्यूट वाला सोल्यूशन है ना। तो अब अगर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पूछा है तो W निकालना है तुम्हें, और मोल पूछा है तो यही छोड़ देना, बस सिंपल है, ठीक है। तो ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला, और हेनरी लॉ के 2 न्यूमेरिकल हुए इस एक न्यूमेरिकल में। एक में आपको सिर्फ मोल निकालना था, एक में अमाउंट निकालना है, तो इसका गिवन मास बाई मोलर मास लगाओगे, मोलर मास डाल के गिवन मास और निकाल लोगे। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं नोट करना, आपको ये जो हेनरी लॉ के पॉइंट्स हैं वो नोट कर लो जल्दी से, ये और वो सारा कुछ नोट कर लो। फिर आपको मैं एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन करने हैं, वो 2 क्वेश्चन हैं इन टेक्स्ट का, आप ये लिख लो। जो लोग एब्सेंट हैं वो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, मैं आपको नंबर बता रहा हूं, अभी ये 2 क्वेश्चन करने हैं, मैं लिखवा दूंगा। इन टेक्स्ट का एग्जाम्पल है 4th, 2nd, जिनके पास पुरानी बुक है वो 2.4 है, और एक इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है 2.7 यानी कि 1.7। पुरानी बुक में 2 है, नई बुक में 1 है। तो ये 2 क्वेश्चन कर ले। पॉज। हाँ, एक चीज और सुन ले बेटा, एक चीज और छोटी सी रह गई, वो भी बता ही देता हूं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आ गया, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसी में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऐसे वर्बली बताया था। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है,
फिर टेम्परेचर बढ़ने से, आप कोक को गर्म कर दो, क्या होगी, गैस निकल नहीं जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, उसी कोक को गर्म कर दो तो गैस बाहर निकल जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो गैस का तो यही सेकंड पार्ट था आपका। ठीक है, पॉज कर दो।